फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 21 जून 2019 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट पेपर 2 का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यानी 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर ऑब्जर्व्ड दैट इफ योर सिविलाइजेशन फेल इट विल बी mainly because of a breakdown of administration। ऑप्शन है एल.डी. वाइट, हेनरी फ्योल, अलेक्जेंडर पोप, डब्ल्यू.बी. डॉनहैम। इनमें से किस लेखक का यह कथन है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका मुख्य कारण प्रशासन की खराबी होगी। ऑप्शन है एल.डी. वाइट, सेकंड हेनरी फ्योल, थर्ड अलेक्जेंडर पोप, फोर्थ डब्ल्यू.बी. डॉनहैम। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, डब्ल्यू.बी. डॉनहैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। विच अमंग द फॉलोइंग सेड दैट hierarchy consists of the universal application of the Shakespeare subordinate relationship through a number of levels of responsibility reaching from top to bottom of the structure। ऑप्शन है लूथर गुलिक, सेकंड एयर लेथम, थर्ड मैक्स वेबर, फोर्थ एल.डी. वाइट। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि पदानुक्रम किसी संरचना के शीर्ष से निम्न तक पहुंचने वाले उत्तरदायित्व के अनेक स्तरों के माध्यम से वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध का सार्वभौमिक अनुप्रयोग है। ऑप्शन है लूथर गुलिक, सेकंड अल-मैथम, थर्ड मैक्स वेबर, फोर्थ एल.डी. वाइट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, एल.डी. वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ये एग्जरेशन और रीजन बताना है, यानी तर्क और उसका रीजन बताना है। तो क्वेश्चन है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस आर नॉट पॉलिटिकल क्वेश्चन। रीजन है आपका द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ए फील्ड ऑफ बिजनेस। नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभिकथन है प्रशासनिक पर्सन राजनीतिक पर्सन नहीं होते हैं। तर्क प्रशासन का क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र है। तो आपका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। आंसर नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या है। क्यों है? क्योंकि जो प्रशासनिक पर्सन है वो राजनीतिक पर्सन नहीं है। जो प्रशासन का कार्य है वो राजनीति का कार्य नहीं है। प्रशासन क्या करती है? वो कार्यभार संभालती है। राजनीति क्या करती है? वो अलग होती है। इसलिए प्रशासन का क्षेत्र व्यवसाय का क्षेत्र है, क्योंकि इसमें जो प्रशासन है इसमें पदानुक्रम कार्य होते हैं, इसीलिए ये इसकी व्याख्या है। आर ए की व्याख्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। Who defines span of control as the member and range of direct habitual communication context between the chief executive of an enterprise and his principal flow officer। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिमॉक एंड डिमॉक, सेकंड एल.डी. वाइट, थर्ड विलोबी, फोर्थ फिपनर। निम्नलिखित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र की परिभाषा देते हुए कहा है
ये किसी उद्यम के मुख्य कार्यकारी और इसके प्रमुख सहयोगी अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष आदतन संप्रेषण की संख्या तथा क्षेत्र है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिमॉक और डिमॉक, एल.डी. वाइट, थर्ड विलोबी, फोर्थ फिफ्नर। सो इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। डिमॉक एंड डिमॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीटर ऑफ द टर्म ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर अमंग नेशन स्टेट, बी क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंट conducive for free flow of capital among nation state, creation of environment facilitating free flow of technology, restricting free movement of labor, access of the international borders। सो सेलेक्ट करना है इसमें से करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से वैश्वीकरण शब्दावली के मापदंड हैं? राज्य ए है राष्ट्र राज्य के बीच व्यापार बाधाओं में कटौती, बी राष्ट्र राज्यों के बीच पूंजी के मुक्त प्रवाह के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, सी प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह में सहायता के लिए वातावरण का निर्माण, डी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार श्रमिकों की मुक्त आवाजाही को प्रतिबंधित करना। नीचे दिए गए कूट की सही में से सही उत्तर चुनिए। ए, बी, सी और डी, ए, बी और सी, ए, बी और डी, बी और सी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड। आंसर नंबर सेकंड ए, बी और सी। राष्ट्र राज्यों के बीच व्यापार बाधाओं में कटौती, राष्ट्र राज्यों के बीच पूंजी के मुक्त प्रवाह के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह में सहायता के लिए वातावरण का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, according to James Fessler, which of the following factor does not given the issue of centralization versus decentralization? ऑप्शन है फर्स्ट फंक्शनल फैक्टर, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, थर्ड फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ लीडरशिप फैक्टर। सो इसका जेम्स फैसलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारण केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण के विषयों को संचालित नहीं करता है? ऑप्शन है प्रक्रियात्मक कारक, सेकंड प्रशासनिक कारक, थर्ड प्रशासनिक कारक का थर्ड उत्तरदायित्व का कारक, फोर्थ नेतृत्व कारक। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 करेक्ट कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 मैचअप है, मैच करना है इसमें डेफिनेशन और स्कॉलर से। तो इसे हिंदी में देख लेते हैं। परिभाषा और विद्वान। ए है प्रशासन एक
उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानवीय और भौतिक सामग्रियों का उपयोग और संगठन है। बी, प्रशासन वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानवीय और भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है। प्रशासन उच्च स्तर की तार्किक वाले सहयोग मानवीय प्रयासों का एक प्रकार है। प्रशासन को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कुछ निश्चित कार्य करना होता है। तो इसमें से सही विकल्प चुनना है। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। ये है आपका ऑप्शन। तो इसका आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। पहले का है फर्स्ट, का है फोर्थ। प्रशासन एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानवीय और भौतिक सामग्रियों का उपयोग और संगठन है। ये किसने कहा है, किसने परिभाषा दी है? फेलिक्स ए नीग्रो ने। प्रशासन वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानवीय और भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन है। ये किसने कहा है? तो ये फिफ्नर ने परिभाषा दी है इसकी। प्रशासन उच्च स्तर की तार्किक वाले सहयोगी मानवीय प्रयासों का एक प्रकार है। ये किसने कहा है? तो ये एल.डी. वाइट ने कहा है। प्रशासन को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुछ निश्चित कार्य करना होता है। ये किसने कहा है? ये लूथर गुलिक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट, अथॉरिटी to issue orders to the subordinate and impose on them punishment for non-compliance is concentrated in the leader. Second, subordinates are allowed to participate in decision making and decisions are taken on the basis of group discussion. Third, subordinates enjoy complete freedom to set goals and strive to achieve them. Fourth, monitors the subordinate performs very closely. निम्नलिखित में से नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली की पहचान कीजिए। अधीनस्थ को आदेश जारी करने तथा उसका अनुपालन नहीं करने पर उन्हें दंड देने का अधिकार नेतृत्व में केंद्रित रहता है। सेकंड, अधीनस्थ को निर्णय निर्माण में भाग लेने की अनुमति होती है तथा निर्णय समूह चर्चा के आधार पर लिए जाते हैं। थर्ड, अधीनस्थ को लक्ष्य निर्धारित करने तथा उन्हें प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। फोर्थ, नेतृत्व अधीनस्थ के कार्यों की बहुत बारीकी से निगरानी करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड। जो नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली है वो क्या है? अधीनस्थ को निर्णय निर्माण में भाग लेने की अनुमति होती है तथा निर्णय समूह चर्चा के आधार पर लिए जाते हैं। जो निर्णय लिया जाता है वो किस आधार पर लिया जाता है? वो समूह चर्चा पे लिया जाता है। जैसे आप लोकसभा में देखते हैं, भारत में क्या है? लोकतांत्रिक शैली है, लोकतंत्र है। तो यहाँ पे जो भी कार्य किया जाता है वो चर्चा के रूप में किया जाता है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 59। विच अमंग फॉलोइंग राइटर identify clarity, consistency
adequacy, timelines, uniformity, flexibility and acceptability as element principle of effective communication. ऑप्शन है G.R. टेरी सेकंड, G.D. मिलेट थर्ड, हेनरी फ्योल फोर्थ, हर्बर्ट साइमन। निम्नलिखित में से किस लेखक ने स्पष्ट संगतता, पर्याप्त समयबद्धता, एक रूपता, नम्यता और स्वीकार्यता की पहचान प्रभावी संप्रेषण के अवयव सिद्धांत के रूप में की है? किसने की है? जो स्पष्ट संगतता है, पर्याप्त समयबद्धता, एक रूपता, नम्यता, स्वीकार्यता पहचान प्रभावी संप्रेषण के अवयव सिद्धांत के रूप में की है, तो वो किसने की है? J.D. मिलेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रमोशन इज करेक्ट? प्रमोशन के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, वो बताना है। तो ऑप्शन है प्रमोशन लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन। सेकंड, प्रमोशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन जनरली ऑन द बेसिस ऑफ। सेकंड, प्रमोशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन is given generally on the basis of personal relation with the superior. Third, promotion is basis and evolution by subordinate only. Fourth, promotion is based always on merit. पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। फर्स्ट, पदोन्नति के से कार्य की संतुष्टि होती है। सेकंड, किसी संगठन में पदोन्नति सामान्यतः वरिष्ठ के साथ व्यक्ति संबंधों के आधार पर दी जाती है। थर्ड, पदोन्नति केवल अधिष्ठाता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित होता है। फोर्थ, पदोन्नति सदैव योग्यता पर आधारित होती है। तो जो पदोन्नति है जो वो किस आधार पर मिलता है हमें, वो बताना है इसमें, कि हम जैसे एक पद पे है और प्रमोशन हमारा होता है तो वो किस बेसिस पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। किस आधार पे होता है? पदोन्नति से कार्य की संतुष्टि होती है। संबंध इससे है कि पदोन्नति जो होती है वो आपके कार्य संतुष्टि से आपको इससे ऊपर का पद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर रिकमेंडेड डबल लोप लर्निंग टेक्निक इन्वॉल्विंग लर्निंग फ्रॉम अदर देन फ्रॉम ओवन सेल्फ pertaining to technique? First, Racine Selectus. Second, Dwight Waldo. Third, Charles Agris. Fourth, Farrell Heddle. इनमें से किस विचारक ने सिफारिश की कि दिपास अधिगम तकनीक स्वयं की अपेक्षा दूसरों से सीखने की तकनीक से संबंधित है? ऑप्शन है रेसिस सिलेक्टस, डवाइट वाल्डो, क्रिस और ग्रिस, फोर्थ फेरल हेडी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, क्रिस और ग्रिस। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, क्रिस और ग्रिस। इन्होंने सिफारिश की दिपास अधिगम तकनीक के बारे में। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, मैच करना है आपको। मैचअप है थिंकर और उनके वर्क के बारे में। तो क्या है थिंकर, कौन कौन है? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, अब्राहम मास्लो, मैक्स वेबर और डगलस मैकग्रेगर। सो
सबसे पहले देख लेते हैं जो वर्क होता है वो किसने दिया है, उससे मैच करके तब हम आंसर निकालना होता है। तो चिंतक और उसके कृति, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग, इब्राहिम मैस्लो, मैक्स वेबर और डगलस मैकग्रेगर। तो हमें पता है कि जो मैक्स वेबर है वो उन्होंने क्या दिया था, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और तो ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा सी का सेकंड कौन सा है। अगर आपको एक भी आंसर इसमें से मैच ऑफ द फॉलोइंग में से आती है, वो इसकी बेसिस पे आपका जो मैचअप है वो करेक्ट हो सकता है। तो बी का सेकंड किसी और में है, नहीं है, तो इसीलिए हमारा क्या है करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सेकंड। और एक्स वाई जेड का किसने दिया था, एक्स वाई जेड का दिया था डगलस मैकग्रेगर ने। किसने दिया था, डगलस मैकग्रेगर ने। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने कौन सा दिया था, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। और इब्राहिम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स, इसके बारे में बताई थी, जो हमारी आवश्यकता है उसके बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे द डेवलपिंग countries have not benefited from the globalization. First, globalization enable them to raise capital without resource to international indebtedness. Second, it has strengthened the welfare state. Third, these countries can make use of foreign technology without investment in research and development. Fourth, it reduce cost of transportation and communication. निम्नलिखित में से किस तरीके से विकासशील देश वैश्वीकरण से लाभान्वित नहीं हुए हैं। फर्स्ट, वैश्वीकरण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ऋणग्रस्तता का सहारा लिए बिना पूंजी जुटाने में समर्थ बनाता है। सेकंड, इसने कल्याणकारी राज्य को मजबूत किया है। थर्ड, ये देश शोध और विकास में निवेश के बिना विदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ, वैश्वीकरण परिवहन और संचार की लागत को घटाता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, इसने कल्याणकारी राज्य को मजबूत किया है। जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, उससे क्या हुआ है, क्या लाभ नहीं मिला है हमें, इसने कल्याणकारी राज्य को मजबूत किया है, ये लाभ नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस अकॉर्डिंग टू आर डेनहार्ट and J.V. Dunhart. Value interpretation about citizenship. Value people not just productivity. Serve rather history. Serve citizen not customer. आर डेनहार्ट तथा J.V. डेनहार्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नवलोक सेवा की विशेषता नहीं है। जो नवलोक सेवा की विशेषता नहीं है वो बतानी है हमें। तो वो कौन सा नहीं है, ऑप्शन है नागरिकता से अधिक उद्यमशीलता को महत्व देना, आदमी को महत्व देना न कि उत्पादकता को, सेवा न कि संचालन, नागरिकों की सेवा न कि ग्राहकों की सेवा। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, नागरिकता से अधिक उद्यमशील को महत्व देना।
कि नागरिकता को महत्व नहीं देना, उद्यमशील को महत्व देना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। विच स्कूल ऑफ थॉट स्टेट दैट गवर्नमेंट शुड नॉट बी रन लाइक ए बिजनेस, इट शुड बी रन लाइक ए डेमोक्रेसी? ऑप्शन है न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अप्रोच। निम्नलिखित में से किस विचारधारा का यह मानना है कि सरकार की व्यवसाय की तरह नहीं बल्कि लोकतंत्र की तरह चलाना चाहिए? ऑप्शन है नवलोक सेवा उपागम, पारिस्थितिकी उपागम, नवलोक प्रशासन उपागम, व्यवस्था उपागम। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, नवलोक सेवा उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉल्ड प्रोफेशनल मैनेजर एज नॉलेज वर्कर्स? फर्स्ट, डिवाइड वाल्डो, फेरल हैडी, पीटर ड्रकर, रॉबर्ट गोलम्बस्की। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने व्यावसायिक प्रबंधकों की ज्ञानकर्मी कहा है? जो व्यावसायिक प्रबंधक है उसको ज्ञानकर्मी कहा है, किसने कहा है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है आपका डिवाइड वाल्डो, फेरल हैडी, पीटर ड्रकर, रॉबर्ट गोलम्बस्की। किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, पीटर ड्रकर ने कहा है कि व्यावसायिक प्रबंधकों का ज्ञानकर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। Which of the following is not an abstract to integration in resolving conflicts according to Mary Parker Follett? ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, सेकंड हैबिट ऑफ enjoying domination, third undue influence of leaders, fourth keen presence। मैरी पाकर फॉलेट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संघर्ष साधारण हेतु एकीकरण में बाधा नहीं है? तो ऑप्शन है आपका बुद्धि का अभाव, प्रभुत्व कायम रखने की आदत, नेताओं का अनुचित प्रभाव, गहन अबोधन। तो जो क्वेश्चन आंसर नंबर फोर्थ ये सही है, गहन अबोधन। ये संघर्ष समाधान हेतु एकीकरण की बाधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंडिंग रेशनलिटी लीडिंग टू सेटिस्फैक्शन डिसीजन? ऑप्शन है डायनेमिक रेदर देन स्टैटिक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड imperfect information as well as limit capacity to process the available information, third it contain a built-in feedback, fourth time and cost constraints। निम्नलिखित में से कौन सा मर्यादित तार्किकता जिससे संतोषजनक निर्णय लिए जाते हैं के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है? ऑप्शन है संगठन के उद्देश्य का स्वरूप गत्यात्मक होना न कि संकेतात्मक, सेकंड अपूर्ण जानकारी तथा उपलब्ध जानकारी के प्रक्रम पर प्रसंस्करण सीमित क्षमता, इसमें स्वनिर्मित पुनः संभारण होता है, फोर्थ समय एवं लागत संबंधी प्रावधान। सो इसका करेक्ट आंसर है
आंसर नंबर थर्ड, इसमें स्वनिर्मित पुनर्भरण होता है। ये गलत है, जो है इसका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट प्रोपाउंडिंग बाय लूथर गुलिक। ऑप्शन है बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेकंड टाइम एस क्रूकेंसल फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ह्यूमन बीइंग एज ए डायनेमिक फैक्टर इंट्रेंसिक इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ फैक्शन ऑफ अथॉरिटी। लूथर गुलिक निम्नलिखित में से किस अवधारणा के प्रतिपादक नहीं है। उन्होंने कौन सी अवधारणा नहीं दी है, इसके बारे में बतानी है। तो ऑप्शन है विभागीकरण के आधार, सेकंड संगठन के समय एवं महत्वपूर्ण कारक, थर्ड मनुष्य लोक प्रशासन के अध्ययन में अंतर्भूत एवं एक गत्यात्मक कारक है, प्राधिकार की कल्पना। तो कौन सी नहीं है, कौन सा प्रतिपादन नहीं किया है उन्होंने, तो आंसर नंबर 4 प्राधिकार की परिकल्पना। जो लूथर गुलिक है उन्होंने क्या दिया है, पोस्ट कॉर्ब दिया है। और इसमें क्या होता है, जो कर्मचारी वर्ग है उसके बारे में बताया गया है। तो प्राधिकार की कल्पना, कोई भी कल्पना करना, ये प्राधिकार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द थ्योरी बाय एक्सपेंशन। फर्स्ट, इट इज रिलेवेंट टू लाइन स्टाफ रिलेशनशिप, सेकंड स्केलेटन प्लान विच वाज रिलेटेड टू इट, थर्ड इट सीक इंटर्सिक मोटिवेशन, फोर्थ इट इज पीपल ओरिएंटेड अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा वाई सिद्धांत की मान्यता के बारे में सही नहीं है। वाई सिद्धांत की मान्यता के बारे में सही नहीं है, वो बताना है। तो ऑप्शन है यह सूत्र स्टाफ संबंध है, सेकंड ये स्केलर योजना से संबद्ध है, थर्ड ये बाहरी अभिप्रेरणा से संचालित है, फोर्थ ये लोक अभिमुखी उपागम है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ये बाहरी अभिप्रेरणा से संचालित है, ये गलत है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसका आगे का पार्ट भी अभी जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, तो देखते रहिए। धन्यवाद।